ऑन योर ओन चैनल। तो अब तक हमने बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की 2 क्लासेस होल्ड करी हैं एंड नाउ द टर्न ऑफ थर्ड क्लास। तो इस क्लास में हम बेसिकली क्या डिस्कस करने जा रहे हैं। अब तक हमने पढ़ा आरबीआई क्या है और मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी क्या होती है। अब जो ये मॉनेटरी पॉलिसी है इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, जैसे कि मैंने आपको कल भी बताया था, कुछ क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव टूल्स का यूज़ किया जाता है आरबीआई के द्वारा, ताकि क्या है इकोनॉमी में मनी स्टेबिलिटी बनी रहे। तो क्या है ये टूल्स, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव टूल्स? तो चलिए डिस्कस करते हैं वन बाय वन। सो जो हमारे क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स या क्वांटिटेटिव टूल्स हैं, इनको हम जनरल टूल्स या मेजर्स भी कह देते हैं कि वो प्रयास जो आरबीआई करता है, ज़्यादातर मतलब ये ज़्यादा यूज़ में होते हैं क्वालिटेटिव टूल्स की बजाय आरबीआई के द्वारा मनी स्टेबिलिटी को बनाए रखने के लिए इकोनॉमी के अंदर। तो इसमें सबसे पहला जो टूल आता है वो है बैंक रेट या डिस्काउंट रेट। तो इसे डिस्काउंट रेट के नाम से भी जानते हैं। ये क्या है बैंक रेट? तो ये वो रेट है जिस पे आरबीआई तैयार रहता है बिल ऑफ एक्सचेंज या कमर्शियल पेपर को डिस्काउंट करने में, रीडिस्काउंट करने में या बाय करने में। मतलब कि जो कमर्शियल पेपर्स या बिल ऑफ एक्सचेंज आरबीआई इशू करता है बैंक्स को, तो बैंक्स जब मर्जी चाहें उसे क्या है रीडिस्काउंट करा सकते हैं आरबीआई से। तो मान लीजिए आरबीआई को पैसे की ज़्यादा सप्लाई है इकोनॉमी के अंदर, तो आरबीआई को उसे कम करना है। तो आरबीआई क्या करता है, बैंक रेट को बढ़ा देता है। इससे क्या होगा, बैंक रेट बढ़ाने की वजह से अब जो बैंक्स हैं, जब ये सिक्योरिटीज़ है डिस्काउंट रीडिस्काउंट कराने जाएंगे, तो उनको क्या है कम अमाउंट मिलेगी। और जब बैंकों के पास पैसा कम होगा आगे देने के लिए, तो इससे क्या है मनी सप्लाई को इकोनॉमी के अंदर कंट्रोल किया जा सकता है। तो ऐसे आरबीआई क्या है बैंक रेट को बढ़ाता या कम करता है मनी सप्लाई को मेंटेन करने के लिए। मान लीजिए इकोनॉमी में पैसे की कमी है, तो आरबीआई क्या करता है, जो हमारा बैंक रेट है या रीडिस्काउंट रेट है उसे कम कर देता है। जिससे क्या होगा, जब बैंक अपनी सिक्योरिटी को रीडिस्काउंट कराएंगे आरबीआई से, तो उनको क्या है ज़्यादा पैसा वापस मिलेगा, क्योंकि बैंक रेट कम चार्ज कर रहा है आरबीआई। तो फिर वो क्या है, जब उनके पास एक्सेस पैसा आएगा तो वो उसको क्या है दोबारा लेंड करेंगे आम लोगों को। तो ऐसे ये सारा सर्कल चलता है मनी सप्लाई को मेंटेन करने के लिए। जो हमारा बैंक रेट है उसे अलाइन किया गया है एमएसएफ के साथ, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी के साथ। मतलब जब भी आप मॉनेटरी पॉलिसी जो हमारी रिसेंट में लॉन्च हुई है सितंबर 2022, उसको एक बार आप चेकआउट कीजिएगा। आप देखेंगे जो हमारा बैंक रेट है और मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी है, ये दोनों रेट बराबर होते हैं। और आज के टाइम पे जो ये रेट है वो 16.15% है सितंबर 2022 की मॉनेटरी पॉलिसी के हिसाब से। और जो हमारे बैंक रेट में जो लोन है वो ज़्यादा से ज़्यादा 28 दिन के लिए दिया जाता है। तो ये एक फीचर है इसका जो आप नोट डाउन कर लीजिए। दूसरी बात, जो हमारा बैंक रेट होता है वो क्या है आपके रेपो रेट से कम होता है हमेशा। ऐसा क्यों होता है? देखिए रेपो रेट क्या होता है मैं आपको आने वाली स्लाइड में बताऊंगी, तो फिर मैं ये पॉइंट दोबारा उठाऊंगी। तो फिर आप समझिएगा कि क्यों हमारा रेपो रेट है वो हमेशा लोअर होता है बैंक रेट से। तो चलिए आगे हम डिस्कस करते हैं। अब हम सेकंड जो क्वांटिटेटिव टूल है वो है कैश रिजर्व रेशो। कैश रिजर्व रेशो का मतलब क्या होता है, एक एवरेज डेली बैलेंस जो एक बैंक को आरबीआई के पास मेंटेन करना होता है। और ये किसका परसेंटेज होता है, बैंक की एनडीटीएल मतलब नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज़। देखिए नेट डिमांड में आपकी करंट अकाउंट है और रेकरिंग अकाउंट है वो आता है, और टाइम लाइबिलिटी में आता है आपका एफडी। तो इनका कुछ परसेंटेज है, एवरेज डेली बैलेंस है आरबीआई के पास एक बैंक को मेंटेन करना होता है। और ये जो रेट है हमारा कैश रिजर्व रेशो,
ये आज के टाइम पे 4.5% है, तो आप इस चीज़ को भी नोट डाउन कर लीजिए। दूसरी बात, जो स्केड्यूल्ड बैंक्स है, देखिए आरबीआई के स्केड्यूल 2 में कुछ लिस्टेड बैंक्स होते हैं, तो उनको कितना सीआरआर बना के रखना है, तो वो आरबीआई एक्ट 1934 के हिसाब से तय किया जाएगा। अगला टूल आता है ओपन मार्केट ऑपरेशंस। ओपन मार्केट ऑपरेशंस में क्या होता है, ओपन मार्केट में आरबीआई है अपनी सिक्योरिटीज़ को खरीदता और बेचता है, ताकि क्या है, मनी स्टेबिलिटी इकोनॉमी के अंदर बनी रहे। मान लीजिए आरबीआई को लगता है लोगों के हाथ में ज़्यादा पैसा है, और जब ज़्यादा पैसा होगा वो ज़्यादा डिमांड करेंगे, बट सप्लाई उतनी होगी नहीं इकोनॉमी में, जिससे महंगाई बढ़ सकती है। तो आरबीआई क्या करेगा, अपनी सिक्योरिटीज़ को मार्केट में बेचना शुरू कर देता है, जिसे लोग खरीदेंगे। अब लोग खरीदेंगे तो लोगों से पैसा है आरबीआई की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, जिससे क्या है, मनी सप्लाई को इकोनॉमी में कंट्रोल किया जा सकता है। और ऐसे ही आप रिवर्स सिचुएशन ले लीजिए, जब इकोनॉमी में पैसे की कमी है और लोगों के पास पैसा ही नहीं है डिमांड करने को, और एक्सेस सप्लाई है इकोनॉमी में चीज़ों की, तो उस टाइम पे मंदी की सिचुएशन आने के चांसेस होते हैं। तो उस टाइम पे आरबीआई क्या करता है, अपनी सिक्योरिटीज़ को खरीदना शुरू कर देता है, ताकि क्या है, लोगों को पैसा मिले और वो क्या है, डिमांड कर सके। तो ये है ओपन मार्केट ऑपरेशंस। नेक्स्ट जो टूल है वो है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। देखिए, जो स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो है वो, और जो हमारा कैश रिज़र्व रेशो है, इसमें क्या फ़र्क है। देखिए, कैश रिज़र्व रेशो मतलब एक एवरेज बैलेंस जो एक बैंक को आरबीआई के पास डिपॉजिट करके रखना है। बट एसएलआर क्या है, एसएलआर एनडीटीएल का वो रेशो है जो बैंक को अपने पास रखना है, ताकि क्या है, लिक्विडिटी क्राइसिस ना हो। तो जो एनडीटीएल का कितना परसेंटेज रखना है वो देखिए, सेक्शन 24 सबसेक्शन 2A बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, तो स्लाइड में थोड़ी सी गलती होगी, आप रेक्टिफाई कर लीजिएगा, 1949 है यहाँ पे। तो उसके हिसाब से तय किया जाता है, और करंटली जो हमारा एसएलआर रेशो है वो है 18%। तो बेसिकली एसएलआर रेशो है वो हम कितना, मतलब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ का कुछ परसेंटेज, कुछ कैश का और कुछ गोल्ड का रेशो है, वो क्या है, बैंक को अपने पास रखना होता है, ताकि क्या है, तरलता की कमी ना रहे, लिक्विडिटी क्राइसिस ना हो, जैसे कि बैंक फेलियर्स क्राइसिस हुए थे 2008 के अंदर, तो वो चीज़ें रिपीट ना हो, इसलिए एसएलआर का रेशो फिक्स करता है आरबीआई। उसके अलावा देखिए, लिक्विडिटी को कैसे, मनी सप्लाई को मेंटेन करेगा एसएलआर। देखिए, अगर आरबीआई चाहता है कि बैंक लोगों को ज़्यादा पैसा ना दे, तो आरबीआई एसएलआर रेशो को बढ़ा देता है। जब बैंकों को ज़्यादा रिजर्व रखने पड़ेंगे, तो बैंक, मान लीजिए 18% से आरबीआई कर दे 25%, तो 25% तो बैंक किसी को दे ही नहीं सकते ना लोन के लिए, तो जो बचा हुआ रेशो है वो देंगे। तो ऐसे ही अगर मतलब आरबीआई चाहता है लोगों को ज़्यादा पैसा मिले, तो वह एसएलआर रेशो को रिड्यूस कर देता है। तो ये टूल्स आरबीआई यूज़ करता है। एक जो टूल है वो है लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, एलएएफ। ये बेसिकली सम होता है रेपो और रिवर्स रेपो रेट का। रेपो रेट क्या होता है, रेपो रेट वो रीपरचेज एग्रीमेंट है जो आरबीआई करता है एक बैंक के साथ, कि फ्यूचर डेट पे मैं इन सिक्योरिटीज़ को वापस ख़रीद लूँगा और एक प्री डिटरमाइंड प्राइस पे ख़रीदूँगा। तो ये होता है रेपो रेट, मतलब इसके लिए मैं आपको क्या रेट दूँगा वो होता है रेपो रेट। मतलब कि आरबीआई कहता है कि आप मेरे से ये सिक्योरिटीज़ ले लीजिए, और मैं इसको प्री निर्धारित कीमत पे फ्यूचर में ख़रीद लूँगा, जिससे क्या होगा, अब फ्यूचर में लिक्विडिटी को एडजस्ट करने में ये हेल्प करेगा। उसके बाद है हमारा रिवर्स रेपो रेट। देखिए, रेपो रेट में क्या होता है, आरबीआई है
चार्ज मतलब बैंकों को देना है वो आरबीआई को। रिवर्स रेपो रेट में क्या होता है, मान लीजिए आपके पास पैसा पड़ा है बैंकों के पास, वो आरबीआई को दे देते हैं वो पैसा, वो एक्सेस फंड है अपने आरबीआई को दे देते हैं ताकि आरबीआई उनका यूज़ कर सके फर्दर। तो फिर आरबीआई उनको कुछ रेट है वो पे करता है बैंकों को, तो हमेशा रिवर्स रेपो रेट है वो रेपो रेट से कम होता है। अब दूसरी बात, जो मैंने सवाल पहले उठाया था कि बैंक रेट है हमेशा रेपो रेट से ज़्यादा होता है, क्यों होता है ऐसा? देखिए, बैंक रेट क्या होता है, बैंक रेट होता है डिस्काउंट रेट, रीडिस्काउंट रेट, कि आप मेरे से सिक्योरिटी खरीद लीजिए और कल को मैं उसको कितने रेट पे डिस्काउंट करूँगा, ठीक है। और रेपो रेट क्या है, रेपो रेट वो चीज़ है कि मैं फ्यूचर में आपसे खरीदूँगा कितने पे। तो डिस्काउंट हमेशा जो डिस्काउंट रेट है वो आरबीआई हमेशा ज़्यादा रखता है, वो ज़्यादा एक्टिव टूल है जो आरबीआई यूज़ करता है। तो ये हो गया हमारा रेपो रेट। अब रेपो रेट कितना चल रहा है इस टाइम पे, वो चल रहा है 5.90%, और जो रिवर्स रेपो रेट है वो 3.35% है। तो रेपो रेट है हमेशा ज़्यादा है रिवर्स रेपो रेट से, मतलब समझने वाली बात है, आरबीआई रेट देता कम है और चार्ज ज़्यादा करता है। उसके बाद जो नेक्स्ट टूल है वो है हमारा मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। ये बेसिकली क्या है, एमएसएफ। ये बात करता है कि जो हमारी रेट है, जो कमर्शियल बैंक है, मतलब अगर कमर्शियल बैंक को एडिशनल पैसा चाहिए ओवरनाइट, रातों रात पैसा चाहिए कमर्शियल बैंकों को, और वो क्योंकि सबसे पहला जो मेन पहला स्टेप होता है वो पैसा बैंक है आपस में लेते हैं, इंटर बैंक लेंडिंग जिसे हम कहते हैं। पर अगर ऐसी सिचुएशन आ गई है कि बैंकों के पास भी पैसा नहीं है एक दूसरे को देने के लिए, और बैंक फेलियर जैसी सिचुएशन अराइज ना हो जाए, इसीलिए एमएसएफ का यूज़ किया जाता है। मतलब रातों रात आरबीआई है आपको पैसा है लेंड करेगा। ये लिक्विडिटी क्राइसिस के टाइम पे ये टूल है यूज़ किया जाता है। और जो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी का जो रेट होता है वो बराबर होता है बैंक रेट के, जो कि इस टाइम पे 6.15% है, चल रहा है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है, एमएसएफ जो रेट है वो हमेशा कम रहेगा रेपो रेट से। तो मतलब सीधी सी बात है कि जो हमारा रेपो रेट है, बैंक रेट भी उससे कम रहता है और एमएसएफ रेट भी उससे कम रहता है। तो जो हमारा रेपो रेट है इस टाइम पे वो है 5.90। तो बैंक रेट और हमारा रेपो रेट है, इन दोनों का रिलेशन हम लोगों ने डिस्कस करा। एमएसएफ और बैंक रेट हमेशा ज़्यादा रहेंगे हमारे रेपो रेट से। उसके बाद नेक्स्ट जो टूल है वो है मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम, एमएसएस। बेसिकली ये क्या है, ये यूज़ किया जाता है रिडम्पशन ऑफ सिक्योरिटीज़ के लिए। ये कुछ रिज़र्व है, पैसा रखा जाता है कि जिस टाइम पे सिक्योरिटीज़ की मैच्योरिटी होगी उनको पैसा रिडीम करने के लिए कुछ रिज़र्व है रख लिया जाता है, और ये पैसा सरकार अपने खर्चे के लिए यूज़ नहीं कर सकती। बट इसकी कुछ एक्सेप्शन है कि अगर कोई बिल्कुल क्रिटिकल सिचुएशन आ जाए, जैसे कि 2008 की मंदी, बैंक फेलियर, तो उस टाइम पे इस पैसे को सरकार है यूज़ कर सकती है। अदरवाइज़ ये पैसा सिर्फ रिडम्पशन के लिए रखा जाता है। उसके अलावा कुछ क्वालिटेटिव टूल्स भी आरबीआई है मॉनेटरी पॉलिसी में यूज़ करता है मनी स्टेबिलिटी को बनाए रखने के लिए। इसका सबसे पहले आता है सीलिंग ऑन क्रेडिट। इसका मतलब है कि रेशो फिक्स कर देना। कैसे? मतलब कि आपको लगा लीजिए सीलिंग ऑन क्रेडिट, मतलब आरबीआई ये फिक्स कर दे कि एक बैंक है 50 लाख से ज़्यादा लोन ही नहीं दे सकता। तो उस टाइम पे क्या है, लिमिटेशन लग जाएगी बैंक के ऊपर, वो उससे फर्दर लेंडिंग नहीं कर पाएगा। तो ये एक टूल है जो आरबीआई यूज़ करता है, मतलब वो सीलिंग एक अपर लिमिट है वो डिसाइड कर देता है कि इससे ज़्यादा लेंडिंग नहीं की जा सकती। उसके अलावा आता है सेकंड, मार्जिन रिक्वायरमेंट। मार्जिन रिक्वायरमेंट का मतलब ये होता है कि जब भी आप लोन लेते हो आपको कुछ सिक्योरिटी अमाउंट रखनी होती है। फॉर एग्जांपल आप 15 लाख का लोन ले रहे हो तो आपको कुछ 12 लाख के आसपास की सिक्योरिटी रखनी होती है।
तो आरबीआई अगर चाह रहा है कि ज़्यादा लोगों को पैसा ना दिया जाए, तो ये जो मार्जिन रिक्वायरमेंट है आरबीआई इसको बढ़ा देता है। मतलब वो 14 लाख कर देगा, तो जिसके पास उतनी सिक्योरिटी रखने को है तो वो लोन ले लेगा, अदरवाइज़ नहीं। तो ये भी एक टूल है, आरबीआई यूज़ करता है। और अगर आरबीआई चाहता है एक्सेस लेंडिंग हो, तो वो जो मार्जिन रिक्वायरमेंट है उसको रिड्यूस कर देता है। जो थर्ड टूल है वो है डिस्क्रिमिनेटरी इंटरेस्ट रेट। मतलब अगर आरबीआई कुछ सेक्टर्स को प्रमोट करना चाहता है और कुछ को क्या है डिस्करेज करना चाहता है, तो वो क्या करता है, जैसे मान लीजिए एग्रीकल्चर को इनकरेज करना चाह रहा है आरबीआई कि उसको ज़्यादा लेंडिंग जाए, तो फिर क्या करता है उस पे जो ब्याज का दर है वो कम रख देता है। और मान लीजिए अल्कोहल है या ड्रग्स है, उन इंडस्ट्री को आरबीआई इतना प्रमोट नहीं करना चाह रहा, तो वहाँ पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो बढ़ा दिए जाते हैं। तो ये भी एक टूल है मनी सप्लाई को कंट्रोल करने का। लास्ट एक टूल रहता है मोरल सुएशन क्योंकि देखिए आरबीआई को बैंकों का बैंक कहा जाता है, बैंकर्स बैंक, लेंडर ऑफ लास्ट रिजोर्ट कहते हैं। तो कहता है आरबीआई का मॉरली प्रभाव पड़ता है दूसरे बैंकों के ऊपर, कि उनका फ़र्ज़ बनता है, क्योंकि वो एक पिता है बैंकों का आरबीआई। तो उनका फ़र्ज़ बनता है कि वो आरबीआई के डायरेक्शंस को फॉलो करे, उसके रूल्स कंडक्ट को फॉलो करे। बट अगर वो ऐसा नहीं करते तो आरबीआई जो आखिरी हथियार अपनाता है वो है डायरेक्ट एक्शन। क्योंकि वो बैंकर्स बैंक है तो वो लीगली एक्शन ले सकता है किसी भी बैंक के ऊपर, अगर वो डायरेक्शंस या रेगुलेशन को फॉलो ना करे। तो उस टाइम पे आरबीआई क्या करता है, उन बैंकों के लाइसेंस को रद्द कर देता है। हाल ही में अगर आप न्यूज़ सुन रहे हो तो कुछ 3 बैंक हैं जिनके लाइसेंस को आरबीआई ने रद्द कर दिया है। तो वो आप सर्च कीजिए और कमेंट बॉक्स में उसको मेंशन कीजिएगा कि कौन कौन से 3 बैंक हैं जिनके लाइसेंस हाल ही में आरबीआई ने रद्द किए हैं। तो वो जो टूल आरबीआई ने वहाँ पे यूज़ किया है वो है डायरेक्ट एक्शन। तो इसीलिए मैं कहती हूँ आप करंटली अवेयर रहिए, क्योंकि चीज़ों को अगर आप प्रैक्टिकली समझना चाहते हो तो थ्योरी इज़ नॉट इनफ फॉर दिस एग्ज़ाम। और आप सिर्फ एग्ज़ाम पे फोकस मत करिए, बिकॉज़ ये जो प्रोसेस है ये आपका फाउंडेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गली बिल्ड कर देता है। डजेंट मैटर कि आपका एग्ज़ाम फर्स्ट अटेम्प्ट में हो रहा है या नहीं, बट ये जो जर्नी है ये आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज प्रदान करती है। तो डोंट वरी, आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। सिर्फ क्वेश्चंस पे फोकस मत कीजिए। देखिए जैसे ही ये सारे यूनिट है कंप्लीट हो जाएगी आरबीआई की, तो मैं इससे रिलेटेड जो भी पास्ट ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं मैं वो आपको एक पीपीटी के थ्रू अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगी। और जितना भी अब तक मैं पढ़ा रही हूँ ये सारी पीपीटीज़ मैं कंपाइल करके मैं अपने चैनल पे शेयर कर दूंगी। तो आप टेलीग्राम चैनल है वो ज्वाइन कर लीजिएगा। इसका लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ। और इसके साथ साथ इंस्टाग्राम चैनल है हमारा कॉमर्स अड्डा 890 के नाम से, आप उसे भी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पे मैं क्वेश्चन डालूँगी अब जैसे ही मेरी ये यूनिट 1-2 दिन में कंप्लीट हो जाएगी। तो मैं आरबीआई कंप्लीट होते ही ये सारे क्वेश्चंस है, पीवाईक्यू है या मॉक टेस्ट है, वो मैं वहाँ अपलोड करूँगी। तो प्लीज़ ज्वाइन दैट चैनल। थैंक यू सो मच गाइस, आई होप यू हैव एंजॉयड द वीडियो और आपको चीज़ें समझ आ रही होंगी। डू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।